हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 29 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है धातु और अधातु। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे आयनिक यौगिकों के विषय में कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। बच्चों, आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। आयनिक आबंधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। बच्चों, ऐसे यौगिक जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के आवेशों के परस्पर मेल से में प्राप्त होते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। आयन एक परमाणु या एकाधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकते हैं। ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, धनायन कहलाते हैं। ऋणायन सामान्यतः अधातु होते हैं, जबकि धनायन धातुएं होती हैं। और बच्चों, जब धातुओं और अधातुओं को हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं और जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। अब जानते हैं कैसे ये आयनिक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, जब धातुएं अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तो उनके ऊपर उतना ही धनावेश आ जाता है। और अधातुएं जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती हैं तो उनके ऊपर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। और जब धनावेशित कण और ऋणावेशित कण आपस में अभिक्रिया करते हैं और जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि धनात्मक आवेश वाले धनायन और ऋणात्मक आवेश वाले ऋणायनों के परस्पर संयोग से ये यौगिक हमें प्राप्त होते हैं और इसीलिए इनको आयनिक यौगिक कहा जाता है। राइट। और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों में NaCl का। जब सोडियम धातु को हम क्लोरीन अधातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जो आयनिक यौगिक प्राप्त होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और ये कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि सोडियम उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो त्याग कर सकता है। इसीलिए सोडियम के ऊपर +1 का धनावेश आ जाता है, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। और वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोरीन के ऊपर एक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और ये धनायन और ऋणायन आपस में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो जो यौगिक हमें प्राप्त होता है वो एक आयनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है। राइट। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणों के विषय में। सबसे पहला भौतिक गुण है बच्चों भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस होते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ ठोस होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, अर्थात इनको तोड़ा जा सकता है और दाब डालने पर इनको टुकड़ों में उनको तब्दील किया जा सकता है। राइट। तो बच्चों, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये बनते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों से और इसीलिए इनके बीच में जो आयनिक आबंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसी आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए सामान्यतः कठोर तथा ठोस होते हैं। अब हम दूसरी भौतिक गुण की बात करेंगे गलनांक तथा क्वथनांक। बच्चों, आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों घुलनशीलता। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि विलायकों में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि जब इन आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो ये अपने अपने धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों में टूट जाते हैं और इसीलिए ये जल में घुलनशील भी होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों विद्युत चालकता। सामान्यतः जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के परिचालन में इनका कोई भी योगदान नहीं होता ठोस अवस्था में, क्योंकि इनके बीच में उच्च आकर्षण बल होता है इनके आयनों के बीच में, जिसकी वजह से ये विद्युत की चालकता ये नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन जब ये किसी विलयन में इन आयनिक यौगिकों को घोला जाता है तो ये अपने अपने धनावेश तथा ऋणावेश में टूट जाते हैं और विद्युत के प्रवाह में आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जब इन आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो गलित अवस्था में ये विद्युत का परिचालन करने में समर्थ हो पाते हैं, जबकि ठोस अवस्था में ऐसा संभव नहीं होता। राइट। और यहाँ पर बच्चों आपको आगे ये बताया भी गया है कि ठोस अवस्था में
ये आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना होने के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जब इन आयनिक यौगिकों को जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसीलिए जलीय विलयन में या फिर गलित अवस्था में ये विद्युत धारा का संचरण करने में समर्थ होते हैं। आगे देखिए, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और ये अपने अपने अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं तथा विद्युत का संचालन करने में समर्थ होते हैं। राइट। तो बच्चों यही बात अभी मैंने आपको बताई थी और ये यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की भी गई है। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ आयनिक यौगिकों के विषय में बताया गया, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। और ये देखिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च हैं, क्योंकि इनके बीच में जो आयनिक आबंध होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उस आयनिक आबंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देनी होती है, जिसकी वजह से इन आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो बच्चों ये कंटेंट यहाँ पर आज समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की, जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋणायन। और ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? धनायन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आयनिक यौगिक क्या डालने पर टूट जाते हैं? दाब डालने पर, दबाव। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आयनिक यौगिकों को दबाव डालने पर उनको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये भंगुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच में जो आयनिक आबंध होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उस आबंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, जबकि गलत अवस्था में ऐसा करने में सक्षम होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके जो आवेशित कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आबंध के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं और स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकते। इसीलिए ठोस अवस्था में ये विद्युत का संचालन या विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में ये अपने अपने धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों में टूट जाते हैं और गलित अवस्था में ये विद्युत का परिसंचरण करने में समर्थ होते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।